Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जो नया यूनिट स्टार्ट किया है वो है ब्रांच अकाउंट। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी सीख लिया था कि जो एक हेड ऑफिस होता है जो कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग करता है, उसकी अलग-अलग ब्रांचेस हो सकती है और ब्रांच के जो टाइप्स है उसमें से दो टाइप्स हमारे सिलेबस में है सम कैलकुलेशन वाइज। कौन से दो टाइप? एक है डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट मतलब जो हर एक चीज के लिए हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड रहती है ऐसी ब्रांच, और उसी के सबसे पहले हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मींस हम आज से डिपेंडेंट ब्रांच के सम स्टार्ट करेंगे और उसमें तीन चार पैटर्न के सम आपको पूछते हैं। तीन पैटर्न है जिसमें से सबसे पहले तरह का सम मैं बात कर रहा हूं डिपेंडेंट ब्रांच के पहले टाइप का सम, जो कि है ब्रांच सेलिंग गुड्स फॉर कैश ओनली। मतलब ब्रांच सिर्फ कैश सेल कर रही है, क्रेडिट सेल नहीं, मतलब ग्राहक को उधार माल नहीं दे रही है, मतलब वहां पे डेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। चलिए, तो हमारे लिए जो मेन अकाउंट्स है जो हमें सम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा आपको अकाउंट का अंडरस्टैंड करवा देता हूं कि कौन सा अकाउंट को कैसा रूल अप्लाई होगा और उसमें क्या-क्या चीजें आएंगी। शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांच का सम, फिर से एक बार बोल रहा हूं, ब्रांच सेलिंग गुड्स फॉर कैश ओनली, ये आपको समझ में आना चाहिए। और उसमें मेनली जो अकाउंट बनेंगे, सबसे पहला अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक में पर्टिकुलर जो कोई ब्रांच का नाम हो तो ब्रांच अकाउंट, कोई सिटी वगैरह का नाम होगा, अगर सूरत है तो सूरत ब्रांच अकाउंट ऐसा नाम लिखना है। तो हेड ऑफिस की बुक में हमें कब बन जाना है? हेड ऑफिस। ये सारे अकाउंट हम हेड ऑफिस की बुक में मेंटेन कर रहे हैं, तो हम हेड ऑफिस है ऐसा हमें मानना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट। हमारे लिए ब्रांच एक तरह का डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर, यानी पर्सन है, तो वहां पे पर्सन अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। अगर ब्रांच के पास शुरुआत का कोई असेट का ओपनिंग बैलेंस है तो सारा असेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे राइट डाउन होगा डेबिट साइड, एक्सपेंसेस डेबिट करोगे। ब्रांच की जो इनकम है, सपोज ब्रांच ने सेल किया तो ब्रांच का सेल यहाँ पे आएगा। एट द लास्ट असेट का जो ओपनिंग बैलेंस था वही असेट का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे होगा। हम अगर उसको गुड्स बेचे तो डेबिट साइड आएगा, डेबिट दी रिसीवर। ब्रांच अगर हमें गुड्स वापस करनी है तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। एट द लास्ट ब्रांच अकाउंट में आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा जो कि पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो प्रॉफिट, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो यहाँ पे लॉस आएगा। पेटी कैश अकाउंट, लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, पेटी कैश मतलब परचूरन खर्च, जो बिजनेस के रोजिंदे जो एक्सपेंसेस होते हैं, डेली एक्सपेंसेस, उसको बेयर करने के लिए पेटी कैश वहां पे दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का नियम तो आप जानते हो, ब्रांच ट्रेडिंग तो आप 11th-12th से बनाते हो। ट्रेडिंग का तो सिंपल रूल है, गुड्स के सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे नोट डाउन होते हैं, और गुड्स अगर आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो, लास्ट में यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा। पीएनएल अकाउंट का रूल भी आप जानते हो, डेबिट दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट दी इनकम, लास्ट में यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। पर एक बात ये है, ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद पीएनएल का प्रॉफिट यहाँ पे ब्रांच के प्रॉफिट के साथ मैच हो जाएगा। अगर आपका ये काम हो जाता है तो समझ लो कि आपका पूरा सम सही है, एक भी मार्क्स यूनिवर्सिटी नहीं काट सकती। और ब्रांच में रूल क्या है, हर एक ट्रांजैक्शन की मोस्टली एक एंट्री ब्रांच में आएगी, और जो एंट्री आप ब्रांच में डेबिट करते हो ना, इन दोनों में डेबिट होगा, डेबिट तो डेबिट। अगर यहाँ पे आप ब्रांच में कोई चीज क्रेडिट करते हो ना तो क्रेडिट टू क्रेडिट, ऐसा वहां पे रूल होगा, डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट। और उसे समझने के लिए सबसे पहला सम हम लेने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 1, बेसिक सम, पेज नंबर 203 निकालो। साथ में सिर्फ इलस्ट्रेशन एक रेफरेंस के लिए दे रहा हूं, तो सबसे पहला बेसिक एग्जांपल आप निकालोगे पेज नंबर 203। आपका ध्यान आप टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, सबके पास टेक्स्ट बुक, नोटबुक और कैलकुलेटर होना चाहिए। चलो ज्वाइन हो जाओ पेज नंबर 203 पे, एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर जैसे निकालोगे उसके ऊपर एक डार्क हेडिंग दिखेगा जो हमने भी लिखा हुआ है,
आप भी अपने नोटबुक में सबसे ऊपर लिख देना। क्या लिखा हुआ है वहां पे, देखो पेज नंबर 203 पे, डिपेंडेंट ब्रांच सेलिंग गुड्स और कैश ओनली, मतलब ब्रांच अभी सिर्फ कैश में सेल कर रही है। चलो पहला बेसिक एग्जांपल स्टार्ट करें। नॉर्मल सिर्फ हमें ये अकाउंट समझाने के लिए सम दिया गया है। चलो ध्यान देना, गुजरात ट्रेडर्स, सबसे पहले गुजरात का ही सम। Gujarat Traders Limited has a retail branch at Ahmedabad which is supplied with all goods at cost from head office। भाई गुजरात लिमिटेड ट्रेडर्स नाम की कंपनी है, लिमिटेड लिखा हुआ है, जो अपनी अहमदाबाद ब्रांच को गुड्स सप्लाई कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे हेड ऑफिस कौन हुआ, गुजरात ट्रेडिंग कंपनी। गुजरात ट्रेडिंग कंपनी अगर हेड ऑफिस है, हम हेड ऑफिस बन जाएंगे, उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। पर ब्रांच कौन सी है, अहमदाबाद ब्रांच, तो यहाँ मैं ब्रांच का नाम लिख दूं अहमदाबाद। यस, हम लिख सकते हैं अहमदाबाद ब्रांच का अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस गुजरात ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की बुक में सबसे पहला अकाउंट ब्रांच यानी कि अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। आप चाहे अहमदाबाद लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ब्रांच अकाउंट लिखो तो भी चल जाएगा। चलिए आगे बढ़े। फिर सेकंड लाइन में उन्होंने कहा है the branch is selling cash only, all cash received by branch are daily remitted to the head office। भाई ब्रांच सिर्फ कैश शेयर कर रही है, जो कि हमारे पहले पैटर्न का सम है, और उसमें ऐसा लिखा था है जो डेली उनको कैश मिलता है ना, वो रेमिटेड टू हेड ऑफिस किया जाता है। रेमिटेड का मतलब उसको हेड ऑफिस को भेजा जाता है, उसको दे दिया जाता है। ब्रांच अपने पास कोई कैश नहीं रखेगी, ब्रांच को हेड ऑफिस को कैरी फॉरवर्ड कर देगी। Third line, all the branch expenses are paid by the head office and head office send petty cash for petty expenses। भाई सारे खर्चे हेड ऑफिस बेयर करती है। कौन खर्चे बेयर करता है, हेड ऑफिस, और उसके लिए हेड ऑफिस ब्रांच को पेटी कैश सेंड करती है फॉर पेटी एक्सपेंसेस, ऐसा लिखा हुआ है। तो कैश हम ब्रांच को दे रहे हैं, हम हेड ऑफिस है, क्योंकि उनको पेटी एक्सपेंसेस कर रहे हैं इसीलिए। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट it would be appear in the head office book। हमें सिर्फ एक अकाउंट मांगा है, ब्रांच अकाउंट, पर आपको समझाने के लिए ये फ्री में मैं ले रहा हूँ, ये अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, साथ में मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल भी ले रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े। इसमें सिर्फ ब्रांच अकाउंट मांगा है, पर हम एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे। चलिए फिर सारी इंफॉर्मेशन है उसमें, कुछ अलग है नहीं, और उसके बाद हमें तो पता चल गया कि हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट कितने बनाने हैं ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो तो अब सबको स्टार्ट किया जाए। रूल्स आपके दिमाग में आज आपको फिट करना है ताकि आगे आपको चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए। चलिए सबसे पहले जो उन्होंने दिया हुआ है हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे दिखा स्टॉक ऑफ गुड्स एट 1 अप्रैल 2009, पेटी कैश ऑन 1 अप्रैल 2009। ये 1 अप्रैल देख के ना आपको ये आइडिया होना चाहिए, जनरली कोई भी ईयर हो वो जनवरी से या फिर मार्च से शुरू हो सकता है, अप्रैल से शुरू हो सकता है, सॉरी, कोई भी 1 जनवरी हो या फिर 1 अप्रैल हो, तो ये हमारा ईयर जनरली स्टार्टिंग ईयर होता है। तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री, ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज अगर असेट का हो, असेट का हो तो कहां लिखोगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड ये करके लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पर कौन सी चीजों का मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, असेट का। अगर लायबिलिटी का बैलेंस हो तो फिर क्रेडिट साइड आएगा, ये आप याद रखोगे, ठीक है। चलो कौन कौन सी चीजों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे दिखा स्टॉक, तो ये लिखा मैंने स्टॉक। फिर उसके बाद है पेटी कैश, तो मैंने पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखा। दोनों का ओपनिंग बैलेंस देखो तो 3050, तो बाहर कितना जाएगा 3050 यानी 3050। ये देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। दूसरी जगह आपको मैंने अभी रूल बताया था, याद हो तो, यहाँ पे अगर डेबिट करो तो कहीं ना कहीं डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट तो कहीं ना और भी क्रेडिट। तो देखो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, ये तीनों अकाउंट में से स्टॉक कहाँ लिखोगे, स्टॉक यानी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना आएगा 3000। फिर उसके बाद पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश को तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अलग से अकाउंट ही हमने बनाया है। कैश अकाउंट का रूल उसको अप्लाई होगा। असेट का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, तो असेट है पेटी कैश, इसीलिए पेटी कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया
50। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस देखो, डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट, यही आपको इफेक्ट देनी है। चलो आगे बढ़े। इसमें जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहां पे लिखना है ये आपको समझना है। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री देखो, तीसरी और चौथी एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 68,900। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, हम कौन है? हेड ऑफिस। हमने ब्रांच को गुड्स सेंड किया। ब्रांच रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है। गुड्स उसके अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाएंगे क्योंकि ब्रांच गुड्स ले रहा है। तो देखो ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड में क्या लिख रहा हूं? गुड्स सेंड टू ब्रांच। हमने ब्रांच को गुड्स सेंड किया। कितना गुड्स सेंड किया? 68,900। दूसरी एंट्री, ये एंट्री काफी बच्चों को समझ में नहीं आती। गुड्स और स्टॉक रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन हो उसकी एंट्री ऑलवेज ट्रेडिंग में लिखनी है। गुड्स साइड यानी कि ये ब्रांच यहाँ पे डिपेंडेंट है। ब्रांच कभी अपने आप परचेज नहीं करती। ये एक तरह का ब्रांच के लिए हम परचेज कह सकते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है, टू गुड्स सेंड। गुड्स सेंड अगर हम करें एज अ हेड ऑफिस तो वो ब्रांच की ट्रेडिंग अकाउंट में दूसरी एंट्री होगी 68,900, क्योंकि ब्रांच यहाँ पे कहीं परचेज करने नहीं जाती, वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड रहती है। और ये मैंने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि हमने उसको दिया तो उसके अकाउंट में डेबिट, अगर वो हमें रिटर्न कर दे तो यहाँ से माइनस होगा, जैसे परचेज माइनस परचेज रिटर्न करते थे वैसे। तो देखो यहाँ पे उसके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। अब ब्रांच ने रिटर्न कर दिया। ब्रांच रिटर्न कर रही है, पहले वो रिसीवर है या वो गिवर है? वो गिवर है, वो हमें वापस कर रही है। तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट से ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न वो हमें वापस कर रही है। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न उसमें कितना किया? वैल्यू देखो तो वैल्यू है 6,000। दूसरी एंट्री देखो मैंने अभी समझाया, यहाँ पे आप जैसे परचेस करते हो वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स साइन किया तो यहाँ पे लिखा, उसमें से अगर ब्रांच रिटर्न करी है तो रिटर्न यहाँ से माइनस होगा, 6,000 माइनस कर सकते हैं, तो यानी कि बाहर वैल्यू 62,900 ऐसी जाएगी। ठीक है, चेक कर सकते हो आप। और एक चीज मैंने बोला था, डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट। देखो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा और यहाँ पे आप डेबिट साइड से 6,000 माइनस कर रहे हो। माइनस कर रहे हो यानी इफेक्ट कौन सी ले रहे हो? क्रेडिट, यानी डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट, इफेक्ट की बात है। ऐसा नहीं जरूरी कि डेबिट से तो डेबिट साइड लिखो, इफेक्ट डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट होनी चाहिए, ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। हमने ब्रांच को कैश सेंड किया बहुत सारे खर्चे पेड करने के लिए। तो अगर हम कोई खर्चे करें, ब्रांच के लिए खर्चे कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री कहाँ आएगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ब्रांच ये रिसीवर है उसके खर्चे। यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू कैश अकाउंट, जो उन्होंने ऑलवेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, और जो जो एक्सपेंसेस है सारा लिस्ट मुझे शो करना पड़ेगा। सबसे पहले है वेजेस, फिर उसके बाद है सैलरी, फिर उसके बाद है रेंट एंड रेंट्स, मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ, और वैल्यू 120, 100, 450, टोटल भी उन्होंने दिया हुआ है 2650। अब ध्यान देना है यहाँ पे, फर्स्ट एंट्री हमने कैश अकाउंट करके ब्रांच अकाउंट में डेबिट लिख दिया। अब डेबिट टू डेबिट इफेक्ट, दूसरे एक्सपेंसेस कहाँ लिखोगे? आइदर पीएनएल में, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि खर्चे में से कुछ खर्चे आपके परचेज रिलेटेड हो सकते हैं। अगर परचेज के खर्चे तो कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। ये देखो यहाँ पे वेजेस, सैलरी, रेंट है, पर उसमें से वेजेस आप जानते हो, वेजेस कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखो मैंने वेजेस यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू वेजेस करके लिख दिया। वेजेस में कितना है? 100 है। फिर उसके बाद बाकी के दोनों सैलरी एंड रेंट, वो कहाँ जाएंगे? पीएनएल अकाउंट में डेबिट टू सैलरी अकाउंट एंड रेंट अकाउंट। सिर्फ एक नाम लिख रहा हूँ मैं, और वैल्यू रुपीज 2100 एंड 450। चलो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, आगे बढ़े। और फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है कैश सेल बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा एक रह गया, प्रीटी एक्सपेंसेस वहां पे दिए। प्रीटी एक्सपेंसेस खर्चे, अगर आप खर्चे करो तो नॉर्मली एंट्री क्या करते हो? नॉर्मली आप यही एंट्री करते हो, प्रीटी कैश कैश आपके पास जाएगा। ठीक है, और प्रीटी कैश एक्सपेंसेस किसने किए होंगे? ब्रांच ने किए होंगे। जाहिर सी बात है, वो अगर ब्रांच खर्चे कर रहा है ना तो उसकी सिर्फ
एक जगह पे एंट्री आएगी, नहीं उसकी भी दो एंट्री आएगी। कैसे उसकी एंट्री आएगी यहाँ पे ध्यान देना। ब्रांच अगर खर्चे कर रही है तो ब्रांच के पास से कैश जाएगा, ठीक है। हम एक्सपेंसेस की नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस हो, प्रीटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगी। टू प्रीटी कैश अकाउंट, प्रीटी कैश अकाउंट, ये प्रीटी कैश एक्सपेंसेस की एंट्री होगी। कोई भी खर्चे हो, खर्चे आप क्या पे करते हो, प्रीटी कैश एक्सपेंसेस आपने खर्चे किए, प्रीटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये जनरली एक्सपेंसेस आप लिखोगे पीएनएल अकाउंट में, राइट। तो एक्सपेंसेस की एक डेबिट एंट्री कहाँ होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीटी कैश अकाउंट। इसकी एंट्री ब्रांच में नहीं आएगी। रीजन क्या है, क्योंकि हमने ब्रांच को ऑलरेडी प्रीटी कैश साइड किया हुआ है, हमने उसको प्रीटी कैश दिया होगा ये खर्चे पैक करने के लिए, यानी ये खर्चे ब्रांच अपने हिसाब से करती है, तो इसकी एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी। खर्चे किए पीएनएल डेबिट और आपके पास से कैश गया यानी प्रीटी कैश अकाउंट क्रेडिट, ये ब्रांच की बुक में एंट्री होगी इस तरीके से। इसकी पोस्टिंग कर ले, कितना खर्चा हुआ है प्रीटी कैश का, एक्सपेंसेस कितना हुआ है, यस एक्सपेंसेस हुआ है 350, ठीक है। तो ये देखो 350 की दो जगह पे एंट्री, सबसे पहले एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे वहां पे, प्रीटी कैश अकाउंट, कैश गया आपके पास से प्रीटी एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए 350, और दूसरा एंट्री प्रीटी कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रीटी एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना खर्चा किया 350, ठीक है। इस तरीके से इसकी एंट्री हो गई। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश सेल बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच ने कैश सेल किया। अब इसकी भी एंट्री आप समझ लो, ब्रांच कैश सेल कर रही है यानी हमें वो कैश दे देगी, तो हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा। देखो उसकी भी एंट्री करवा रहा हूं, एंट्री फॉर कैश सेल, कैश सेल की एंट्री क्या होगी, तो देखो कैश सेल की ये एंट्री होगी, हम हेड ऑफिस है, ब्रांच हमें कैश लौटाएगी, तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, ब्रांच हमें दे रही है तो टू ब्रांच अकाउंट, ये हेड ऑफिस की बुक में एंट्री होगी, ठीक है। तो एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग कहाँ होगी, अगर ब्रांच सेल कर रही है तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, कैश सेल अकाउंट, ठीक है। और कैश सेल उसने कितना किया है, वैल्यू देखो तो वैल्यू मेरे पास है 75,000। दूसरी एंट्री सोचो, डेबिट टू डेबिट क्रेडिट टू क्रेडिट, सेल करोगे, सेल जाहिर सी बात है कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट सेल क्या लिखोगे, बाय सेल, और उसमें दो तरह का होता है, एक होता है कैश, दूसरा होता है क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट सेल है ही नहीं, पूरा का पूरा 75,000 कैश सेल है, तो ये देखो कैश सेल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल नई बात नहीं है, आप बरसों से ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो। चलो फिर उसके बाद लास्ट दो ट्रांजैक्शन एक जैसे, stock of goods as on 31st March 2010, petty cash of branch as for 31st March 2010। भाई हमें 31st March 2010 का बैलेंस दिया है, अब 31 मार्च हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हो, जैसे असेट का ओपनिंग डेबिट बैलेंस लिखते हो वैसे ही असेट का क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो कौन सी चीजों का होगा, असेट का बैलेंस होगा, ठीक है। और उसमें भी जिन जिन चीजों का ओपनिंग बैलेंस था उन चीजों का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। देखो यहाँ पे स्टॉक और पेटी कैश, अगर आपको ये ओपनिंग बैलेंस के जैसे क्लोजिंग बैलेंस इसमें से किसी एक का नहीं दिया तो समझो अकाउंट बंद करके वो आएगा, पर जिसका ओपनिंग बैलेंस है उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा ही आएगा। चलो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस सबसे पहले 9,000 है, फिर पेटी कैश का बैलेंस कितना है 100 है, टोटल करोगे 9100 आएगा, ठीक है। इसकी दूसरी इफेक्ट कहां दोगे, पहले बात कर लेते हैं स्टॉक की। ये कौन सा स्टॉक है भाई, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड यहां पर लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक 9000, ये देखो मैंने यहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद पेटी कैश अकाउंट, उसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, पेटी कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा, पेटी कैश अकाउंट में, और वो भी ओपनिंग डेबिट था तो एंडिंग क्लोजिंग होगा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना बैलेंस आएगा 100, ठीक है। इस तरीके से सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री हो रही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, सारे ट्रांजैक्शन आई थिंक खत्म हो चुके हैं, अब हमें अकाउंट बंद करना है। ध्यान देना, सबसे पहले ये जो सारे अकाउंट्स हैं उसमें से एक्स्ट्रा अकाउंट सबसे पहले बंद किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ मिसिंग होगा जो हमें रिक्वायरमेंट होगा। ये हमारे लिए
अकाउंट एक्स्ट्रा अकाउंट है, आगे जाओगे तो डेटर अकाउंट आएगा। तो सबसे पहले ऐसा एक्स्ट्रा अकाउंट बंद करो, उसमें से कुछ मिसिंग होगा जो हमें चाहिए होगा। देखो ये अकाउंट मैं बंद कर रहा हूँ, ये अकाउंट की ये साइड का टोटल कितना है 450, राइट। यहाँ पे अगर मैं 450 लिखूं तो यहाँ पे 400 रुपए का घपला आ रहा है, और पेटी कैश में आपको 4 ट्रांजैक्शन ही एंट्री करनी है, 4 ही आएंगे 101%। उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ये जो हम खर्चे करेंगे उसकी, और एक एंट्री जो अभी ये सब में नहीं आई वो है हेड ऑफिस में जो ब्रांच को पेटी कैश सेंड किया है। अगर हम ब्रांच को पेटी कैश सेंड करें तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, पेटी कैश में भी कैश आएगा तो क्या करोगे डेबिट, इसीलिए यहाँ पे एंट्री ये होगी पेटी कैश सेंड ड्यूरिंग द ईयर। क्या होगा पेटी कैश सेंड, ये जो हमने सेंड किया है तो ब्रांच में वो डेबिट होगा। और दूसरा डेबिट कहाँ होगा, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे पेटी कैश सेंड। ये कहां से आया पेटी कैश सेंड, हमने ब्रांच को कितना सेंड किया होगा 400, ये राउंड कर रहा हूं, उसका मतलब वो फिगर अंदर नहीं है, हमने ये अकाउंट बंद करके यहाँ पे लिखा हुआ। अब चाहो तो आप अकाउंट क्लोज कर सकते हो। सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे, और ब्रांच अकाउंट की ये साइड का टोटल सबसे ज्यादा हो रहा है आई थिंक। चलो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, मेरे पास टोटल ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं वहां से लिख रहा हूँ 90,100, ये लिखा मैंने 90,100 यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो उसमें यहाँ पे वैल्यू मिसिंग आएगी, वो वैल्यू मिसिंग कितनी आ रही है 15,100। लिखेंगे क्या, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। अगर यही प्रॉफिट आपके लास्ट में पीएनएल में मैच हो जाए तो सम करें, और उसके लिए मुझे सबसे पहले अब कौन सा अकाउंट बंद करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करें, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल 84,000 आएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 84,000, 84 यहाँ पे भी लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू मिसिंग आएगी, ठीक है। कितना वैल्यू मिसिंग आएगा, तो वो वैल्यू मिसिंग आएगा 18,000। आप ये आंसर चेक कर सकते हो, वहां पे क्या लिखेंगे 2GP, ये ग्रोस प्रॉफिट है, प्रॉफिट आया है तो पीएनएल में वो ट्रांसफर किया जाएगा। पीएनएल में जीपी कहां ट्रांसफर करूं, क्रेडिट से यहाँ पे लिखूं बाय जीपी, कितना 18,000, और ये शुरू होती है पीएनएल अकाउंट भी बंद हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं 18,000 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी 18,000 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू मिसिंग आएगी जो कि 2 नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट आपके ये वाले प्रॉफिट के साथ मैच हो जाना चाहिए। चेक करो यहाँ पे 15,100 आंसर आएगा। अगर ये आंसर आ जाए मतलब ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मैच हो जाए तो आपका पूरा मार्क्स चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सबसे पहला बेसिक सम था। चलिए एग्जांपल नंबर बेसिक 1 के बाद एक और मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यही 4 अकाउंट के साथ, जिसमें से एक अकाउंट अब कम बनेगा। एग्जांपल नंबर 4 में ध्यान रखो, एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, पेज नंबर 204 पे आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए, एग्जैक्ट उसके पीछे वाला पेज है। एग्जांपल नंबर 4 पे आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ नया क्वेश्चन दिखेगा और उसमें एक अकाउंट रेडीमेड दिया हुआ है। चलिए आपका ध्यान अंदर होना चाहिए, पेज नंबर 204 पे एग्जांपल नंबर 4, साथ में इलस्ट्रेशन 6 आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए देखना है। चलो एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ अहमदाबाद हेड ऑफिस सूरत ब्रांच अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एज अंडर। भाई हेड ऑफिस अहमदाबाद में है, उसकी सूरत ब्रांच अकाउंट रेडीमेड दिया हुआ है, यानी हमें एक अकाउंट कम बनाना है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो ब्रांच अकाउंट यहाँ पे हमें नहीं बनाना है क्योंकि वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा जो अकाउंट है वो हमें बनाना है। ध्यान दो अंदर सेकंड लाइन क्वेश्चन की, प्रिपेयर देयरफॉर सूरत ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड सूरत ब्रांच पीएनएल अकाउंट, यानी उन्होंने ये दोनों अकाउंट मांगे, ब्रांच के अलावा ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मांगा है। पर उसके साथ साथ हम ऑलवेज पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे इन कैश ओनली। जब क्रेडिट सेल कर रहा होगा तो डेटर अकाउंट भी बनाना है, जो अकाउंट उन्होंने नहीं मांगा वो भी हम बनाएंगे क्योंकि वहां से कुछ मिसिंग होगा जो हमारे ये अकाउंट में एंट्री जाएगी, इसलिए पेटी कैश अकाउंट मुफ्त में आएगा, फ्री में आएगा, वो भी बनाना है। चलो तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ले। आज मेरा टारगेट आपको ये वाली मेथड में समझाना है और ये मेथड शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। ऐसे
सम एग्जाम में नहीं पूछते। डेटेड वाली जो मेथड है जिसमें डेटेड अकाउंट बनाना है वो आपको आईएमपी मेथड है। चलो स्टार्ट करें एग्जांपल नंबर 4 को। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पूरा ब्रांच अकाउंट रेडीमेड है पेज नंबर 305 पे। याद करो प्रीवियस सम में अभी हमने क्या किया था, जहां-जहां ब्रांच अकाउंट डेबिट करते हो वहां यहां पे भी डेबिट आएगा। ब्रांच में डेबिट तो यहां पे भी डेबिट, ब्रांच में क्रेडिट तो यहां पे भी क्रेडिट इफेक्ट देनी है। चलो स्टार्ट करें। ब्रांच अकाउंट में आपको सबसे पहले डेबिट साइड देख लेनी है, वहां पे डेबिट हुआ है तो हम भी डेबिट करेंगे। ब्रांच में डेबिट साइड सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस 142,009 लिखा हुआ है, तो वो सभी चीजों का ओपनिंग बैलेंस है, वहां पे डेबिट है। तो अब देखो मैं डेबिट कर रहा हूं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक है तो कहां लिखोगे, ट्रेडिंग में लिखोगे। और क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड क्या लिख रहा हूं देखो, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस कितना है 1200, ध्यान देना अंदर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैन बी डिफिकल्ट, कैश लिखा हुआ है मतलब वो असेट है और कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको याद आ रहा हो तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी असेट वो कहां लिखते हो, एक्चुअली वो ट्रेडिंग और पीएनएल में नहीं आता, वो आता है बैलेंस शीट में। कहां लिखते हो, बैलेंस शीट में। और क्या हमने यहां पे बैलेंस शीट बनाई है, नहीं बनाई, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो कैश का बैलेंस यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, कैश का बैलेंस आएगा ही नहीं क्योंकि वो बैलेंस शीट के आइटम है, क्रॉस मार्क कर देना। फिर उसके बाद है पीटी कैश। पीटी कैश का ओपनिंग बैलेंस नाम के हिसाब से पीटी कैश अकाउंट हमने बनाया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट कौन सी साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई भी असेट का ओपनिंग ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। देखो वहां पे डेबिट तो यहां पे भी 10 रुपए डेबिट, ठीक है, उन्होंने डेबिट किया हमने भी डेबिट किया है। नेक्स्ट चीज, मुझे ब्रांच सूरत ब्रांच के डेबिट साइड दिख रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर ब्रांच को गुड्स सेंड किए, ब्रांच यहाँ पे डिपेंड है, वो अपने हिसाब से कहीं परचेज करने नहीं जाती, उसको जो गुड्स हम सेंड करते हैं वही उसके लिए परचेज होता है। तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ये देखो मैं लिख रहा हूँ गुड्स सेंड, जो उसके लिए एक तरह का परचेज हो जाएगा। पर लिख रहा गुड्स सेंड ये 9000, ये देखो इनर कॉलम में लिखा, क्यों, अगर ब्रांच हमें रिटर्न करेगी तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा ना, जैसे हमने उसको दिया, हम हेड ऑफिस है, ब्रांच के में रिटर्न आएगा तो माइनस करना है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद मुझे लिख रहा है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर यानी कि एक तरह की असेट। अब देखो यहाँ पे कहीं फर्नीचर अकाउंट बना है, उसका ओपनिंग बैलेंस तो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में आप असेट का ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, फिर उसमें से ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, पर यहाँ तो हमने बनाया नहीं तो वो भी नहीं आएगा। पर इसके ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट मैं अभी लास्ट में समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद है बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पीटी कैश। अगर आप ब्रांच को कैश सेंड कर रहे हो, वो भी पीटी कैश, तो पीटी कैश में उसकी एंट्री आती है। याद करो लास्ट समय वो मिसिंग था, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ पीटी कैश सेंड, हमने कैश सेंड किया, ये पीटी कैश अगर सेंड करें तो यहाँ पे कैश में डेबिट साइड आएगा 100, तो देखो वहां पे डेबिट तो यहाँ पे भी डेबिट। फिर उसके बाद आगे बढ़े। फिर उसके बाद डेबिट साइड बैंक अकाउंट करके ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, यानी कि वो खर्चे है, खर्चे की दूसरी एंट्री कहाँ दोगे, आइदर ट्रेडिंग में आइदर पीएनएल में। तो ब्रांच में डेबिट साइड 3 खर्चे, सैलरी, वेजेस, रेंट, उसमें से ट्रेडिंग का कोई खर्चा है, हाँ है, वेजेस है, देखो वेजेस लिखा हुआ है यहाँ पर सेकंड नंबर में। तो देखो वेजेस की दूसरी एंट्री यहाँ पे वेजेस करके और वैल्यू ₹300। ध्यान देना यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का एंट्री का फर्क नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, ब्रांच में डेबिट तो दूसरी जगह डेबिट है, इफेक्ट देनी है। चलो उसके बाद सैलरी एंड राइट, वो तो जाहिर सी बात है पीएनएल में आएंगे, टू सैलरी करके लिख रहा हूँ, सैलरी का वैल्यू है 500 एंड दूसरा है टू रेंट, रेंट का वैल्यू है 350, ठीक है। चलो देखते देखते आई थिंक लास्ट ट्रांजैक्शन है प्रॉफिट। अब ब्रांच में लास्ट में प्रॉफिट है, मतलब वो पीएनएल का प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट आपके यहाँ पे मैच होना चाहिए तो सम करें। तो अभी मैं प्रॉफिट पेंडिंग रखता हूँ, देखते हैं लास्ट में ये प्रॉफिट आता है कि नहीं। अब ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड पहुंचो, क्रेडिट साइड सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटेन बाय ब्रांच, ब्रांच हमने रिटर्न करी है, तो आप याद करो वहां पे क्रेडिट है, हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो कहां लिखेंगे, अभी मैंने आपको समझाया था गुड्स साइड में से अगर रिटर्न हो रहा है तो क्या करना है, माइनस, दो माइनस यहां से करोगे, कितना वैल्यू माइनस करोगे 300, ये 300 जैसे माइनस करोगे 8700 बाहर जाएगा, ठीक है। और यहां से माइनस किया,
डेबिट साइड से माइनस किया, इफेक्ट कौन सी दिया, क्रेडिट दिया आपने, डेबिट से माइनस क्रेडिट इफेक्ट, वहां पे भी क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट करके सेल लिखा हुआ है। बैंक अकाउंट का मतलब होता है कैश सेल किया होगा उन्होंने, कैश सेल की दूसरी एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय सेल अकाउंट। और सेल दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट। तो ये कौन सी तरह का सेल है, ये कैश सेल है। कैश सेल कितना है, मैं ऑलवेज लिखूंगा ये 11800, तो 11800 बाहर लिख दे, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद हमारे पीएसएफ क्लोजिंग बैलेंस है, जो जो चीजों का ओपनिंग बैलेंस था वही चीजों का आपको क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड किया हुआ है। ध्यान दो अंदर क्लोजिंग बैलेंस में सबसे पहले मुझे दिखा स्टॉक। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हो बरसों से, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक का भाई, 1500 वैल्यू है। फिर उसके बाद कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे हम पीएनएल में ओपनिंग में सॉरी कैश असेट है तो उसमें हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो वहां पे ये बैलेंस शीट में जाएगा, वो यहां पे शो नहीं होगा। पीटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा, जैसे ओपनिंग डेबिट था वैसे ही क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ऐसे वो क्रेडिट साइड आएगा। इसमें नॉर्मली 4 ही ट्रांजैक्शन होते हैं, देखो 3 तो आ गए। अब देखते देखते ये अकाउंट बंद करना हो तो भी हम कर सकते हैं, पर अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। चलो फिर उसके बाद फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है। फर्नीचर अगेन असेट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में लिखा जाता है, यहाँ पे नहीं। पर अब आपको एक चीज हिडन एडजस्टमेंट छुपो वालों याद आ रहा हो तो ऐसा कुछ हिडन एडजस्टमेंट सब में हो सकता है, वैसा ही यहाँ पे आप चेक करो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के बीच में डिफरेंस है। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस था 1000 और क्लोजिंग बैलेंस है 900, बीच में ये जो 100 रुपए डिफरेंस है वो किस चीज के आएंगे, याद करो। ओपनिंग में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, ओपनिंग बैलेंस में ड्यूरिंग द ईयर आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो और आपका क्लोजिंग बैलेंस बनता है। भले हमने फर्नीचर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ना लिखा हो, पर डेप्रिसिएशन की इफेक्ट कहां पे जाएगी, पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में ऐसा करके लिख सकता हूं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन, स्टार रेटिंग, हिडन एडजस्टमेंट कैसे आएगा, 1000 ओपनिंग बैलेंस है, उसमें से क्लोजिंग बैलेंस 900 माइनस करना है, तो आपको डिफरेंस 100 का मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज काफी बच्चों के समझ में आनी चाहिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस आपका डेप्रिसिएशन होगा। चलो आगे बढ़े। और उसका मतलब उसमें जो जितने भी ट्रांजैक्शंस है सारे खत्म हो गए, अब अकाउंट बंद करना है। अकाउंट बंद करते वक्त ये दोनों अकाउंट कभी पहले बंद नहीं किए जाते, जो एक्स्ट्रा अकाउंट है वो पहले बंद करो, उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। देखो क्या मिसिंग है, यहाँ पे मैं टोटल करूंगा तो 110 आएगा, 110 आएगा, उसमें से 15 काटो तो आई थिंक 95 रुपीस आएगा, ठीक है। और 95 कौन सा है बैलेंस है, याद करो प्रीटी कैश अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, हेड ऑफिस जो उसको प्रीटी कैश सेंड करती है वो यहाँ पे, और अगर वो प्रीटी एक्सपेंसेस करे, एक्सपेंसेस उसके अकाउंट में क्रेडिट आएगा बाय प्रीटी एक्सपेंसेस अकाउंट। ये 4 आपको रट्टा मार लेना है, याद रखना है, जैसे भी आप कर सकते हो। 4 एंट्री के अलावा 5वीं एंट्री आएगी ही नहीं। तो प्रीटी कैश अकाउंट यहाँ पे 95, उसकी दूसरी इफेक्ट कहां दोगे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू प्रीटी एक्सपेंसेस, कितना खर्चा किया है, 95 खर्चा किया है, देख लो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब हम बंद कर सकते हैं क्या अकाउंट, यस। क्लोज करो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड का टोटल ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, और मेरे पास टोटल है तो मैं वहां से लिख रहा हूं 13300। आप ये टोटल चेक कर सकते हो, 13300 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 2 जीपी, जीपी कितना आ रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाले सम में 3100 यहाँ पे जीपी आ रहा है, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे जीपी। फिर उसके बाद जीपी को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय जीपी लिख के, कितना 3100। चलो पीएनएल क्लोज कर रहा हूँ, देख लेना शुरू होते ही सब खत्म हो रहा है, सिर्फ एक्सेल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, टू नेट प्रॉफिट, अगर वो अंदर दिए गए ब्रांच अकाउंट के प्रॉफिट के साथ मैच करे तो समझ लो आपका काम सही है। चलो वो प्रॉफिट कितना आएगा, 2055, ये आप चेक कर लेना कि ये माइनस करने से आप ये प्रॉफिट गेन कर लोगे। तो ये आपका आज के दिन का इंपॉर्टेंट काम, आपने ब्रांच अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें जो मिनिमम 4 अकाउंट है उसका काम आपने सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे ब्रांच कैश के अलावा क्रेडिट सेल भी करेगी,
यानी डेटर का एक एक्स्ट्रा अकाउंट उसमें आ जाएगा और जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में सब लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो काम मैंने क्लास 1 में करवाया वही काम आप होमवर्क में सब कुछ लिखोगे क्लास 1 और उसको समझने की ट्राई करोगे। अगर उसमें कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हो। चलिए लास्ट में हमारे पास जब भी टाइम बचता है हम कुछ एमसीक्यूज कैलकुलेट करते हैं। आज मेरा टारगेट आपको थोड़े से एमसीक्यू करवाना भी है, तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो पेज नंबर बोलूं वो निकालो और उसमें हम पहले टाइप का एमसीक्यू जो ब्रांच अकाउंट में मोस्टली यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है ऐसा टाइप का एमसीक्यू जो कि प्रीटी कैश के लिए है, पेज नंबर जो मैं बोलूं आपको वो निकालना है फॉर एमसीक्यूज। आज हम कुछ एमसीक्यू का काम करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू जो कैलकुलेटिव एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 9 से हमें शुरू करना है। एमसीक्यू नंबर 9 कहां पे मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 197 निकालो और उसमें एमसीक्यू नंबर 9 से शुरू करेंगे। प्रीटी कैश के रिलेटेड एमसीक्यू है, आपका ध्यान अंदर होना चाहिए। देखो वहां पे पेज नंबर 197 पे लिखा हुआ है हेड ऑफिस सेंड 6000 एज एन प्रीटी कैश टू हिज ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीटी कैश इज 17000 एंड 1200 respectively with the branch. Petty cash expenses of the branch during the year will be। आपको पूरा एमसीक्यू प्रीटी कैश से रिलेटेड बोला है तो आपका काम सीधा सा बन जाता है कि भाई छोटा सा प्रीटी कैश अकाउंट बना लो। ये हमने बना दिया प्रीटी कैश अकाउंट। ध्यान देना बोर्ड पे शुरू होते ही एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड अगर हम लिखे इस तरीके से तो आपको उसमें पता है कि उसमें चार बैलेंस मेनली लिखते हो। कौन सी चार चीजें उसमें दिखाई जाती है? सबसे पहले प्रीटी कैश का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे लिखते हो। उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि असेट का ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, उसके अलावा आप दो चीजें कौन सी लिखते हो? हेड ऑफिस जब उसकी ब्रांच को प्रीटी कैश सेंड करता है तो प्रीटी कैश अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखते हो? प्रीटी कैश सेंड बाय ब्रांच। कौन सेंड कर रहा है? सेंड बाय सॉरी हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जब उसकी ब्रांच को सेंड करेगा वो यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद जब ब्रांच खर्चा करती है तो प्रीटी कैश अकाउंट में कैश जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या आएगा? बाय प्रीटी एक्सपेंसेस अकाउंट। इन चारों में से हर बार एक मिसिंग होगा और वही आता है एमसीक्यू है। देखो तो ये वाले एमसीक्यू में एमसीक्यू नंबर 9 में कौन कौन सी चीज दिया है? सबसे पहले उन्होंने दिया है हेड ऑफिस 6000 एज एन प्रीटी कैश सेंड टू द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। ब्रांच को ड्यूरिंग द ईयर 6000 प्रीटी कैश सेंड किया है। ठीक है, फिर उसका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस है 1700 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 1200। ठीक है, अब जैसे अकाउंट बंद करोगे उन्होंने आंसर ये वाला मांगा, मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा। टोटल करो तो 7700, यहाँ पे 7700 रखो, उसमें से 1200 माइनस करो, आपका अंदर दिया गया आंसर 6500 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज आपको पूछते हैं। 9 के साथ अगर आपको इसके जैसा करना है तो 11 नंबर ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और अगर एमसीक्यू देखो प्रीटी कैश से रिलेटेड तो एमसीक्यू नंबर 17 मेरे दिमाग में आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 17 पे ध्यान रखो, चारों में से एक चीज मिसिंग होगी। अगेन प्रीटी कैश अकाउंट एक छोटा सा बना रहा हूं और ध्यान अंदर रखोगे तो एमसीक्यू शुरू होते ही आपका खत्म हो सकता है। चलो अब उसमें 17 नंबर के एमसीक्यू में क्या चीज नया है मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान अंदर रखना। ड्यूरिंग द ईयर हेड ऑफिस सेंड 3000 प्रीटी कैश एक्सपेंसेस एंड ओपनिंग बैलेंस 800, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीटी कैश 5500 एंड प्रीटी एक्सपेंसेस विल बी। फिर से एक बार प्रीटी एक्सपेंसेस उन्होंने मांगा है। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिख वो प्रीटी कैश सेंड राइट, जो हेड ऑफिस ने सेंड किया है वो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? बाय प्रीटी एक्सपेंसेस। तो ये हमारे आंसर चाहिए। हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना सेंड किया हेड ऑफिस ने? 3000। देखो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीटी कैश कितना है? 800। फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 550। तो अब अकाउंट बंद करोगे आपका आंसर मिल जाएगा आपको। फाइनल आंसर बंद करो तो 3800 यहाँ पे लिखोगे, उसमें से जैसे ही माइनस करोगे एमसीक्यू का आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3250। और ये कौन से नंबर का एमसीक्यू है? डी।
डी आपका आंसर है 3250। यहाँ पे भी कुछ सी नंबर का आंसर था 6500। तो इस तरीके से आपको ये एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सकते हो ना ऐसे एमसीक्यू, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू पीटी के से रिलेटेड 101% एग्जाम में आएंगे। पर ये तीन के अलावा ऐसा जरूर नहीं कि हर बार पीटी एक्सपेंसेस मिसिंग हो। ऐसा ही एक और एमसीक्यू अगर मैं देखूं तो शायद तक उसमें भी पीटी एक्सपेंसेस ही बोला है, वो भी आप कर सकते हो, पर फिर भी मैं करवा देता हूं एमसीक्यू नंबर 39। चलिए एमसीक्यू नंबर 39 पे ध्यान दोगे, उसमें भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। 39 नंबर के लिए फिर से एक बार पीटीएक्स कैश अकाउंट बना देता हूं मैं, और छोटा सा 4 लाइन का अकाउंट जिसमें ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर ऐसे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड देन यहाँ पे सेंड आता है, और यहाँ पे बाय पीटी एक्सपेंसेस। ठीक है, आपके ये चीज याद रह जाए इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ। 17 नंबर के साथ भी मुझे आपको होमवर्क देना था। 17 नंबर के साथ आप 6 नंबर एंड 19 नंबर होमवर्क में करोगे। बहुत सारे ऐसे भर के एमसीक्यू है। 39 के साथ अगर मुझे आपको होमवर्क में देना है तो उसमें भी 23 एंड 29 बहुत सारे भर के एमसीक्यू बुक में जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए एमसीक्यू नंबर 39 में ध्यान देना, उसमें ये लिखा गया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज 750। देखो जो जो बोला है मैं लिखते जा रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 750 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, क्लोजिंग बैलेंस इज 375। ये देखो 375 यहाँ पे क्लोजिंग में लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पेटी कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस इज 1525। ये 1525 उनको हेड ऑफिस के पास से मिला है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, पेटी कैश सेंड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने पेटी कैश सेंड किया है इतना। तो अब आप बता सकते हो कि पेटी एक्सपेंसेस कितना होगा। इसका टोटल में से ये माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए टोटल करें, 1525 प्लस 750 यहाँ पे टोटल आएगा 2275। 2275 यहाँ पे रखा, जैसे ये माइनस करोगे 375 आपको 1900 आंसर मिलेगा। ठीक है, चेक करें बुक में 39 नंबर के एमसीक्यू में हाँ आंसर आ रहा है ए 3900। कर सकते हो ऐसा काम, 101% कर सकते हो। प्रीटी एक्सपेंसेस प्रीटी कैश अकाउंट एकदम छोटा सा है जिसमें 4 फिगर आती है। ठीक है, तो आज के दिन का काम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.